अब हमारी निजता पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। वो कैसे? तो वो ऐसे कि अब हमारे देश में हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसको कहते हैं भारोस। नमस्कार गाइस, मैं हूं अनुराग और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी विद अनुराग में। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारोस नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि अपने इंडिया के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित भारोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आप बने रहिए। चलिए, हाल ही में आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटेड कंपनी ने भारोस विकसित किया है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है इसको विकसित करने का? तो जब हमारे पास पहले से एंड्रॉयड था, ओएस था, तो उसके अलावा इसका क्या उद्देश्य है कि हमने भारोस को विकसित किया? तो यूजर्स को उनके डिवाइस की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर ज़्यादा कंट्रोल देना होता है। ठीक है, देखिए, जो एंड्रॉयड है और जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हैं? विदेशी सॉफ्टवेयर है। और विदेशी सॉफ्टवेयर में एक खतरा ये रहता है कि हमारी प्राइवेसी जो है, हमारा डाटा जो है, उसकी चोरी होने का डर बना रहता है। ठीक, तो अभी भारोस डेवलप हो रहा है, मतलब अभी पूर्ण रूप से हम लोगों के लिए यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन भारोस डेवलप हो रहा है, तो इससे जो है कि हमारी प्राइवेसी जो है सुरक्षित रहेगी। भारोस भारत आधारित उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वातावरण बनाकर आत्मनिर्भर भारत के विचार को नई दिशा प्रदान करेगा। देखिए, मोदी जी की सरकार में आत्मनिर्भर भारत के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हर क्षेत्र में प्रयास किया गया। तो जैसे एक एग्जाम्पल अभी आपको देते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। स्काई रूट नाम की एक कंपनी है जो कि स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट। और इसने अभी पूरे विश्व में जैसे स्पेस एक्स है उसी तरह से स्काई रूट है। और ये जो अंतरिक्षी कलपुर्जे होते हैं, अंतरिक्षी कलपुर्जे मतलब कि जो अंतरिक्षी सामानें बनती हैं, अंतरिक्षी वस्तुएं बनती हैं, उनका निर्माण करती है। तो एक हिसाब से देखा जाए कि अमेरिका की स्पेस एक्स और भारत की स्काई रूट, इसने अभी अपना खुद का रॉकेट भी लॉन्च किया है। तो ये सब जो है, इस गवर्नमेंट में यही बेनिफिट है कि जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसको बहुत अच्छे से बढ़ावा मिल रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत की जो हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, उसकी दिशा में एक नया कदम है ये। वर्तमान में भारोस सेवाएं उन संगठनों को प्रदान की जा रही हैं जो संवेदनशील जानकारी रखते हैं। उन्हें गोपनीयता और सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। देखिए, अभी पूर्ण रूप से आम जनता के लिए भारोस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गोपनीयता और सुरक्षा की अधिक निजता की आवश्यकता है, तो उन संस्थानों के लिए भारोस की सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। ऐसे उपयोगकर्ताओं को 5G नेटवर्क के माध्यम से निजी क्लाउड सेवाओं तक की पहुंच आवश्यक है। देखिए, 5G नेटवर्क तो हम सभी जानते हैं कि 4G के बाद 5G आया है। और ये कैसे काम करता है? तो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ उस पर काम करता है। बैंडविड्थ क्या है, इसको आपको सर्च करना है। देखिए, क्लाउड क्या है, क्लाउड जानना बहुत जरूरी है। क्लाउड काफ़ी सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर में। तो क्लाउड जो है, जैसे आपके पास आपके घरों में या आपके मोबाइल में एक रैम और एक रोम होता है। देखिए, तो स्टोरेज के लिए दोनों यूज होते हैं ना, एक मोबाइल को एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, एक स्टोरेज के लिए। जैसे आपके मोबाइल में चिप लगी होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में चिप कहते हैं या मेमोरी कार्ड कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जो हमारा डाटा होता है उसको हम संग्रहित करके रखते हैं। लेकिन देखिए, क्लाउड जो है, क्लाउड एक इंटरनेट बेस्ड डाटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। डाटा स्टोर प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट बेस्ड है। ठीक है, तो गाइस, ये जो है इंटरनेट पे ही आपकी सामग्री, जैसे आपके ईमेल्स हो गए और आपके बहुत सारे मैसेजेस हो गए, तो ये जो है आपकी मूवीज हो गई, तो इनको जो है क्लाउड जो है इंटरनेट बेस्ड पे ही वो सेव कर लेता है। लेकिन बिना ऑफलाइन आप इनको नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन जो है आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारा भारोस सॉफ्टवेयर और क्या क्या कर सकता है। 1 मिनट गाइस। देखिए, अब भारोस की विशेषताएं क्या हैं, तो इसको जानकारी कर लेना बहुत जरूरी है कि भारोस की विशेषताएं क्या हैं। भारोस एंड्रॉयड की तरह नेटिव ओवर द एयर
अपडेट प्रदान करता है। अब नेटिव ओवर द एयर नोटा क्या है? तो देखिए नोटा जो है इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट डिवाइस पे ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगी, डाउनलोड और इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेटिव ओवर द एयर का मतलब यही होता है। भारोस में कोई ब्लोटवेयर या डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं शामिल है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। देखिए अभी तक के जितने भी हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें कंपनी की तरफ से पहले ही डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो है आते हैं इंस्टॉल होके, लेकिन भारोस क्या करेगा? भारोस एकदम ब्लैंक होगा, एकदम छोटे बच्चे की तरह कि छोटा बच्चा एकदम ब्लैंक माइंड होता है और उसके बाद सोसाइटी, माता पिता, परिवार के द्वारा उस बच्चे को मॉडिफाई किया जाता है मीन्स। तो सेम वैसे ही भारोस होगा। भारोस जो है एकदम ब्लैंक सॉफ्टवेयर होगा और इसमें पहले से किसी भी प्रकार के इंस्टॉल करने या इस्तेमाल करने योग्य ऐप नहीं होंगे इसमें, ठीक है। आपको जिन ऐप्स की ज़रूरत होती है, जो ऐप्स आपको चाहिए, ठीक, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर भारोस को यूज़ कर सकते हैं। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि इसमें स्टोरेज ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए आजकल के मोबाइल में कई सारे गेम्स वगैरह और न्यूज़ के वगैरह ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो कि पहले से डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि अगर हमारी इच्छा नहीं है उन डिफ़ॉल्ट ऐप को रखने की, लेकिन मजबूरी में हमको रखना पड़ता है। लेकिन भारोस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्लैंक मोबाइल में आप उसको जैसे भी मॉडिफाई कर पाएँ अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस मिलेगा। एनडीए महत्वपूर्ण है, तो इसमें एनडीए का फुल फॉर्म क्या है गाइस? मैं बताता हूँ आपको। एनडीए का फुल फॉर्म जो है वो नॉन डिफ़ॉल्ट ऐप है। मतलब एनडीए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्री इंस्टॉल ऐप ब्लोटवेयर के रूप में कार्य करके डिवाइस को धीमा कर सकते हैं या बैटरी लाइफ को कम कर सकते हैं। देखिए जब एनडीए रहेगा, मतलब नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स रहेंगे, तो उससे जो है हमारी मोबाइल की बैटरी भी ज़्यादा बचेगी और हमारे मोबाइल का स्टोरेज भी ज़्यादा होगा। और मोबाइल जो स्लो हो जाता है, ठीक, तो वो भी थोड़ा फास्ट काम करेगा क्योंकि जो बैकग्राउंड में ऐप चलते रहते हैं उन ऐप्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी और हम कम से कम ऐप्स में अपने सुविधा अनुसार बेनिफिट्स पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यह निजी ऐप स्टोर सेवाएं, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस पास नाम से एक प्रणाली का उपयोग करेगा। देखिए अभी हमें ऐप डाउनलोड करना होता है खासकर मोबाइल फ़ोन के लिए। तो देखिए एप्पल के जो मोबाइल होते हैं उनका अपना अलग स्टोर है और एंड्रॉयड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्ले स्टोर यूज़ करते हैं। तो जब जो है इसमें भारोस आ जाएगा, हमारा भारोस खुद का आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भारोस सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक, तो ये क्या करेगा? भारोस को जो है यूज़ करने के लिए हमें जो है वो एप्पल से डाउनलोड नहीं करना होगा। एक प्राइवेट ऐप स्टोर रहेगा जिसको कहते हैं पास। हमें प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना होगा, हमें पास से ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पास जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, चूँकि निजी प्राइवेट संस्था है, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऐप्स की सुविधाएं प्रोवाइड करेगा या फिर इसके लिए हमें कुछ भुगतान करना पड़ेगा? तो ये तो खैर बात की बात है। तो ये रही इसकी विशेषताएं कि नेटिव ओवर द एयर होगा और इसमें प्री इंस्टॉल ऐप्स नहीं होंगे और इससे इसकी बैटरी लाइफ बचेगी, इसका स्टोरेज ज़्यादा रहेगा और जो हमें प्ले स्टोर से अभी हम ऐप डाउनलोड करते हैं उन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए हमें प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस की सुविधाएं मिलेंगी। चलिए गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगर आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और प्लस अपने लिए भी करता हूँ, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो, ठीक। मैंने लिख भी रखा है सब्सक्राइब एंड सपोर्ट गाइस। देखो यार मेहनत करते हैं, अच्छी स्लाइड्स बनाते हैं आपके लिए, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। आपके लिए कंटेंट भी अच्छा लेके आते हैं और ये नहीं कि एक दिन के लिए, हमेशा के लिए ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। 1 मिनट गाइस, चलो ठीक है। तो अब इसकी सीमाएं क्या होती हैं? देखिए हमने विशेषताएं बात कर ली, उसका सामान्य परिचय ले लिया। अब इसकी सीमाएं भी तो कुछ होंगी। ऐसा कि नहीं कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% जो है सही नहीं होती है। कुछ परसेंट हो सकता है वो 50% सही हो, 50% गलत हो सकता है कि वो 60% सही हो और 40% गलत हो, या हो सकता है वो 80% सही हो, 20% गलत हो, उसमें कुछ कमियां हो, ठीक है। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति इसमें जो पहले से इंस्टॉल किए गए OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड हो गया और एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो गए, तो उनको जो है भारोस से कैसे रिप्लेस किया जाएगा, इस बात की जानकारी जो है अभी हमें नहीं है, ठीक है।
इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ओएस को कैसे इंस्टॉल किया जाए या कौन सी डिवाइस इसका सपोर्ट करेंगे। देखिए अभी चूंकि बहुत कम इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो एक प्रकार से ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, और पायलट प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा इसका, पायलट प्रोजेक्ट जब इसका खत्म हो जाएगा तो ये कितना सक्सेसफुल है, कितना परसेंट सक्सेसफुल है, इसके लिए फिर पूरे जो 100 करोड़, देखिए 100 करोड़ जो है स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं अपने देश में, तो उनके लिए जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे चलते हैं, एंड्रॉयड ओएस से कितना अलग है भारोस। तो भारोस तकनीकी रूप से एंड्रॉयड के जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स कर्नेल पर बेस्ड है। भारोस और गूगल के एंड्रॉयड के बीच बड़ा अंतर ये है, देखिए चूंकि ये जो है भारोस अपने इंडिया का एंड्रॉयड सिस्टम है, मतलब एंड्रॉयड ही जैसा है, और जो है गूगल जो है वो अमेरिका का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर हम भारोस की बात करें तो भारोस एंड्रॉयड जैसा ही है, गूगल जैसा ही है, पर इस पर गूगल की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर जो होता है और मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स, जीपीएस होता है, तो ये सर्विसेज जो है भारोस पे नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि जब हम भारोस ले आएँ, ठीक, तो जो हमारा खुद का वो नेविगेशन सिस्टम है, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम क्या है गाइस, जिसको नाविक कहते हैं, नाविक, तो हो सकता है कि इन जो मोबाइल्स, जो नए मोबाइल्स हो, उनमें भारोस के साथ हमको नाविक देखने को मिले, ठीक। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हमारे खुद के देश का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और खुद के देश का ही जीपीएस होगा हमारा। अभी तक हम लोग अमेरिका का जीपीएस यूज करते हैं, तो और इससे यूजर्स को खुद के ऐप इंस्टॉल करने में मदद मिलेगी। एक पॉइंट और है जो कि नोट करने योग्य है, देखिए भारोस जो है, इससे जो है हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता को और मजबूती मिलेगी। कैसे? देखिए जो दूसरे ऐप्स हैं वो हमारी डाटा की चोरी करते हैं, तो जब हमारा खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, खुद का अपना क्लाउड रहेगा, ठीक, और खुद की अपनी जीपीएस रहेगी, जब ये सारी चीज़ें अपनी खुद की रहेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे डाटा की चोरी होने का डर बहुत कम रहेगा। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है, तो ये क्या है, आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी क्या है, आर्टिकल 21। तो हमारे आर्टिकल 21 जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। ओके गाइस, तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस, सब्सक्राइब करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करो तो मुझे भी थोड़ा और मोटिवेटेड मिलेगा, क्योंकि मैं पहले से बहुत बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखिए पलाश बिल्ली चर्चा में क्यों है, एक छोटी जंगली बिल्ली है, सारी जंगली बिल्लियाँ छोटी ही होती हैं, जिसे मनुल के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, मनुल के नाम से। यह मूलतः मंगोलिया एवं चीन में पाई जाती है। देखिए अगर मंगोलिया और चीन की मैप की बात करें तो मैं आपको छोटा सा मैप बना के बताता हूँ। देखिए ये अपना भारत है, ये ऐसे कुछ भारत है, मुझे बहुत अच्छे से मैप बनाना ही नहीं आता, ऐसे, चलो ठीक है, सॉरी, भारत तो बन गया, कुछ और ही बन गया चलो इसको सॉरी मिटा देते हैं, इसको जो है इरेज कर देते हैं भाई, भारत अच्छा नहीं बना, लो मिट भी नहीं रहा है भाई साहब। ओके, फिर से ट्राई करते हैं भारत बनाने की। ओके, बन रहा है अपना भारत, चलो इस तरह से कुछ अपना भारत है, ठीक, ये हमारा भारत हो गया। और इसके जस्ट ऊपर जो है वो चाइना है इसे, और उसके जस्ट ऊपर जो है मंगोलिया है, मंगोलिया, चाइना और इंडिया, ठीक, तो एक ही दिशा में है ये। तो ये मंगोलिया और चीन में पाई जाती है। ओके, 1 मिनट यार, इतना परेशान करता है सॉफ्टवेयर। तो यह मूलतः मंगोलिया, चीन में पाई जाती है। आईयूसीएन की लाल सूची में इसे कम चिंताजनक श्रेणी के तहत रखा गया है। आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन जो है एक सूची होती है विभिन्न जीवों को लेकर के, जिनको संकटाग्रस्त, कम संकटाग्रस्त या अधिक संकटाग्रस्त, ऐसी सूचियों में डिवाइड करके रखा जाता है। यह सुगठित छोटी टांग कद व लंबे फर वाली बिल्ली है, अपने कद से कहीं अधिक बड़ी तथा विशिष्ट दिखाई पड़ती है। तो ये इसकी जो संरचना है इस बिल्ली की, उसके बारे में बात की गई है। इसके भीतरी हिस्से के बालों की लंबाई शीर्ष व किनारों की तुलना में लगभग दोगुनी है और इसे अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। जो इसकी संरचना जो है, शारीरिक संरचना इसको ठंडी परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। इसका रंग इसके आवास के उत्तर तथा दक्षिण में
भूरे रंग से लेकर गहरा पीला या लोमड़ी जो भी है। शोधकर्ताओं ने माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में पहली बार पृथ्वी की सबसे दुर्लभ पलाश बिल्लियों में से एक की है। तो ये प्री में एक स्टेटमेंट दे सकता है कि हाल ही में ऐसा क्या खोजा गया, दुनिया की सबसे दुर्लभ पलाश बिल्ली की खोज किस क्षेत्र में की गई, या माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे दुर्लभ जीव की कौन सी खोज की गई। तो ऐसे करके स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन बना सकते। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए हो सकता है, मेंस के लिए इससे कोई मतलब नहीं। मेंस के लिए आयुषीयन इंपॉर्टेंट होता है। मेंस के लिए आयुषीयन क्या है, ठीक, आयुषीयन कैसे रेगुलेट होता है, क्या क्या इसकी कार्य प्रणाली है, इन सब चीज़ों को आप मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। प्री के लिए इस पलाश बिल्ली को इतना ही काफ़ी है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट के लिए। आपको पसंद आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो, स्मारक मित्र योजना क्या है, चर्चा में क्यों है गाइस, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर मेरा दिक्कत कर रहा है। स्मारक मित्र योजना के तहत भारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नियंत्रणाधीन लगभग 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है निजी क्षेत्रों को सौंपने का निर्णय, आगे चलते हैं। इसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक 500 से अधिक स्थलों को सौंपने का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो निजी क्षेत्र इन स्थलों को ले रहा है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते थे, स्मारक थे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक थे, इनका वो क्या करेगा। तो देखिए, इसका उद्देश्य निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों तथा व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विरासत, प्राकृतिक और पर्यटक स्थलों में सुख सुविधाओं की गुणवत्ता के लिए समावेशी प्रावधान सुनिश्चित करना है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो अभी जो है जिनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, देखिए रखरखाव करने की जिम्मेदारी विरासत स्थलों की तो हम लोगों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्यों में ये बात कही गई है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अपने विरासत, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत का सम्मान करना, ठीक है। तो लेकिन चलो ठीक है, हमारे साथ साथ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं रख पा रही, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको निजी क्षेत्रों को दे रही है, जिससे कि निजी क्षेत्र इनका उपयोग जो है होटल या फिर रेस्टोरेंट, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों, पर्यटन स्थल के लिए करेंगे, और इससे जो है जो इनकम होगी उससे जो है इन विरासत स्थलों का अच्छे से ख्याल रखा जा सकेगा। मतलब कि इन स्थलों को कॉरपोरेट सेक्टर में बदल दिया जाएगा, जो कि अभी खाली ऐसे जंग खा रहे थे, उनको अब कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में लेंगे। देखिए CSR होता है जो धारा 8 के तहत आता है। धारा 8 के तहत जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उनमें एक CSR नाम का, किसी भी कंपनी में एक CSR होता है। आप सर्च करिएगा CSR क्या होता है। जो कॉर्पोरेट का सामाजिक दायित्व होता है कि वो सिर्फ लाभ ही नहीं कमाएंगे, कॉर्पोरेट का एक उद्देश्य है लाभ कमाना, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने लाभ का कुछ भाग जो है वो सामाजिक दायित्व पूरा करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि कहीं डोनेशन हो गया, या कहीं ऐसा हो गया, या कोई धर्मार्थ कार्य कर दिया गया, या फिर किसी NGO को सपोर्ट किया गया, या सामाजिक रूप से ऐसे कुछ कार्य किए गए जिनका लाभ जो है जनता को मिल रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो CSR के अंतर्गत आता है। इन संगठनों को उनके सहयोग के लिए स्मारक चित्र के रूप में जाना जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत स्मारकों के संबंध में संस्कृति मंत्रालय अपने नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। देखिए, जो नोडल मंत्रालय होगा वो संस्कृति मंत्रालय होगा। यह योजना पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। तो ये चीज़ें प्री में पूछ सकती हैं कि स्मारक मित्र योजना जो है वो किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है, तो प्री में ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछता है। तो पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। हाल ही में इसे संस्कृति मंत्रालय को स्थानांतरित किया जा रहा है। तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दे कि हाल ही में जो चर्चा में रही स्मारक मित्र योजना वो किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई, तो वो पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू की गई। लेकिन उसके बाद फिर ये दे सकता है कि पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित हुई, तो इस जगह से कोई एक स्टेटमेंट बना के दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना काफ़ी है गाइस। अगर आपको अच्छे लगे हों, मेरी स्लाइड्स अच्छी लगी हो मेरी मेहनत, तो थैंक यू सो मच कि आपने देखा, और अगर आपने देखा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो।